सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी 30 साल की विधवा बहन ने मेरी तरफ एक खाली लिफाफा बढ़ाया था और कहने लगी, रंजन ये तुम्हारे लिए है। मैं इस बात पर हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे। हमें तो 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात भी सिर्फ मेरी बहन के 7 साल के बेटे मोहन को ही खाना मिला था। हमने खाली पेट ही बिताया था। ऐसे में मेरे लिए तोहफा हैरान कर देने वाला था। मैं शक के बीच में पड़ गया था, मुझे ये लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में गुम देखकर मेरी बहन बोली, रंजन ये लिफाफा तुम ले लो। मैंने लिफाफा पकड़ लिया और उससे जल्दी से खोल कर देखा तो उसमें बहुत से पैसे थे। मैं बोला, दीदी ये क्या है? मेरी बहन कहने लगी, रंजन ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवर बेच कर लाई हूँ। ये पूरे 7 लाख हैं। मैं बोला, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? आपका पति इस दुनिया से चला गया है, अब ये आपका सामान था, आपने जेवर क्यों बेच दिए? कल को मोहन के बहू के काम आ जाएंगी। दीदी बोली, रंजन तुमने भी खूब कही। यहाँ हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो गया है। तुम्हें मोहन की भविष्य की पड़ी है। तुम ऐसा करो, उन पैसों से टैक्सी खरीद लो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कमाने लग जाओगे ना। मैंने वह पैसे दीदी के तरफ बढ़ा दिए थे और बोला, आप वापस करके अपने जेवर वापस ले लो, मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। दीदी ने हंस दिया था, फिर रोने लगी और बोली, मुझे विधवा हुए और मम्मी के घर आए हुए 1 साल हो गया है। उस 1 साल में तुमने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रहे हो। अब तो मोहल्ले वालों ने हमें कर्जा देना भी बंद कर दिया है। मुझे ही फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने उसे अनाथों भरा बचपन नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसे कोई परेशानी ना हो कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं। बता दो, अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लेती हूँ। दीदी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बोला, दीदी आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ने पैसे मेरी तरफ बढ़ा दिए थे और बोली, फिर ये थाम लो। ना चाहते हुए भी मैंने वह पैसे थाम लिए थे। मैंने जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बहुत बेबस था। मैं कैसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने के बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं गया, सड़क किनारे बैठा रो रहा था, उस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कम हो जाए। मगर गुजरते पल के साथ साथ मैं ज़्यादा उदास होता गया था। सुबह घर लौटा तो दीदी बड़ी फिक्रमंदी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, रंजन तुम रात भर कहाँ थे? मैंने बहाना बना दिया कि दोस्तों के साथ मिलकर राय मशवरा कर रहा था उन पैसों को किस काम में लगाना चाहिए। दीदी कहने लगी, तुम उस बात की फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और आज तुम पड़ोसन मीना के पति के साथ जाना, तुम्हें टैक्सी दिलवा देगा। मैंने सर हिला दिया और फिर 11 बजे घर से निकल गया। दीदी मीना के पति लोकेश भाई ने मुझे कम पैसों में सेकंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। ये टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी, घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। दलवीर भाई मुझे अड्डे पर छोड़ आया था जहां से लोग टैक्सी बुक करवाया करते थे। जाने से पहले दलवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा यार अब मैं चलता हूँ, आगे की किस्मत तेरी है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था क्योंकि अब तो सब कुछ ही मेरे हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्दी मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं अड्डे पर सवारी के इंतजार में खड़ा था जब एक बड़ी सी तोंद वाला काला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, टैक्सी वाले भैया यहाँ पर नए लगते हो? मैंने जल्दी से सर हिलाया और बोला, जी जी आज पहला दिन है, काम पर आया हूँ, लेकिन आप इस बारे में ना सोचो, मैं गाड़ी चलाने में बिल्कुल माहिर हूँ। उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। मेरा अड्डा है, यहाँ पर तो परिंदा भी मेरे बिना परमिशन के बगैर पर नहीं मारता। फिर तुम यहाँ से जल्दी गायब हो जाओ, नहीं तो तुम्हें इस अड्डे का हफ्ता देना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और झट से बोला, भाई साहब मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के भी पैसे नहीं हैं। ये गाड़ी भी बहन के जेवर बेचकर खरीदी है और आप मुझसे पैसों की उम्मीद कर रहे हो? मुझ पर एहसान करो, मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाने की परमिशन दे दो। उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा था। वह कहने लगा, पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े होने की भी परमिशन नहीं है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का वो हाल करूँगा कि उम्र भर रोते फिरोगे।
वह आदमी शक्ल से ही खुराफाती लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई भी बात और कोई भी मजबूरी उसके दिल पर असर नहीं करने वाली थी। इसलिए मैं मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा था। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था, उस उम्मीद पर कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी। अब दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊंगा। इसलिए मैं सड़कों पर गाड़ी यहाँ वहाँ भगाने लगा था कि शायद किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाए। मगर मैं नाकाम रहा और रात के 10 बजे मैं खाली हाथ घर वापस आ गया था। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी से मेरे पास भागकर चली आई और कहने लगी, रंजन, तुम आज कितने पैसे कमा कर लाए हो? मैंने अपने कंधे उचका दिए थे। मैं बोला, दीदी, आज तो कमाई नहीं हो सकी, ग्राहक और सवारियाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती। दीदी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान ने हमें गाड़ी खरीदने की औकात दी है, वही आगे भी हमारी मदद करेगा। मैंने मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो दीदी ने कहा, जाओ जाकर खाना खा लो। मैं बोला, दीदी, घर में तो कुछ खाने के लिए ही नहीं था, तो आज खाना कैसे बन गया? दीदी मुस्कुरा कर कहने लगी, मोहल्ले में भंडारा बट रही थी, उन्होंने ही पकवान भेजे हैं, हमने तो पेट भर खाया और तुम्हारे लिए भी रखा है। ये बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं सारे दिन का भूखा इसलिए खाने का सुनकर खुश हो गया था। मैंने भी जी भरकर खाना खाया था, इसलिए रात को आराम से नींद आ गई थी। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर घूम कर रह गया था। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। वह दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौटा था। फिर ये सिलसिला रोज ही हो गया था। पूरे 8 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौट आता। अब तो दीदी भी परेशान रहने लगी थी। उन्हें तो यही लगता था जैसे ही टैक्सी खरीद ली जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यूं ही थोड़े दिन बीत गए थे। मैं कपड़ों की दुकान के बाहर अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था, शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक आदमी आ गया था। वह कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। मैंने हाँ भर ली और वह मेरी टैक्सी में बैठ गया था। मैं मुस्कुराकर बोला कि आप मेरी टैक्सी के पहले सवारी हैं, और आधी हंसी दिया और बोला कि क्या आज ही टैक्सी चलाना शुरू की है? तो ना मैं सिर हिला दिया और बोला कि पिछले 11 दिनों से सवारी की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा हूँ। तो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़ा होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, अड्डे पर खड़े होने की परमिशन नहीं है। तो वह कहने लगा कि मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिला देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मुझ में हफ्ता देने की गुंजाइश नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, तुमने कभी पुण्य का शब्द सुना है? मैं हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लगा था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि भगवान मुझे और ज़्यादा देगा, और तुम भी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। मैं बड़ा खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पर पहुंच गया था। उस बंदे ने मुझे अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की परमिशन दे दी थी और फिर मेरी उम्मीद से भी बढ़कर मेरी आमदनी शुरू हो गई थी। मैं शाम में पैसों से भरा पर्स लेकर घर वापस लौटता था। मैंने वह पैसे दीदी के हाथ पर रख दिए थे। दीदी बहुत खुश हो गई थी। उसने आगे बढ़कर मेरे सर को चूम लिया था। कहने लगी, मुझे यकीन था भगवान एक न एक दिन हमारे दिन वापस कर देगा। आज तुम काम कर रहे हो तो उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं भी बड़ा खुश हुआ था, तो जैसे हमारी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। हर रोज़ मुझे धड़ाधड़ सवारियां मिलने लगी थी और कमाई भी बहुत खूब होने लगी थी। मैंने थोड़े दिनों में ही मोहल्ले वालों के सारे कर्ज चुकता कर दिए थे। अपने बहन के बेटे मोहन को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एक नरम दिल इंसान की पुण्य ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई मोहताज और गरीब मेरे सामने आ जाएगा तो मैं भी उसकी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि वह पुण्य ऐसी चीज़ होती है, एक पल में सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाती है, जिसकी वजह से ये दुनिया अभी तक अच्छे से चल रही है। खैर, मैंने घर में राशन भी डलवा दिया था। हर चीज़ की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया, रात के 11 बजे घर लौटता था।
दीदी और मेरी माँ बड़ी फिक्र किया करती थी। वह कहने लगी, रंजन थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, तुम बीमार पड़ जाओगे, थकावट तो होती ही होगी ना। तो मैं हंसकर टाल देता और कह देता कि दीदी पैसा बहुत ताकतवर चीज़ होती है, मैंने उन पैसों के बगैर भी ज़िंदगी बिता कर देखी है। ज़िंदगी बहुत बुरी और फीकी सी होती है। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो अब महसूस हुआ कि पैसा ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर उस चीज़ को हासिल करने के लिए मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ दीदी। मेरी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। यूं अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जाग गए थे। मैं आंगन में आकर बैठ गया तो मेरा भांजा मोहन भी मेरे पास ही बैठ गया था। वह कहने लगा, मामू अब आप अच्छा भला कमाने लगे हो तो आपसे यही कहूँगा कि अब इस घर की मरम्मत भी करवा लो, थोड़ा सा घर ठीक करवा दो। मेरा तो इस घर में दिल घबराता है। मेरे पापा का घर बहुत प्यारा था। मैंने मोहन की बात सुनी तो मेरा दिल दुख सा गया था। मोहन के पापा का घर वाकई में बहुत खूबसूरत था, मगर मोहन के पापा की मृत्यु के बाद वह दोनों माँ बेटों को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब वो हमारे घर में रह रहे थे। हमारा घर पुराने टाइम का बना हुआ था, आज़ादी से पहले का घर था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो मेरे दादा के हिस्से में आ गया था। उनके बाद ये घर मेरे पापा को मिल गया था। अब हम सब उसी में रह रहे थे। मेरे पापा ने उनकी मरम्मत नहीं करवाई थी क्योंकि घर में कभी इतना पैसा नहीं आया कि हम पेट भर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रखते और इस घर को ठीक करवाते। अपने भांजे के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिजली के लिए तो मैं अभी इंतज़ाम कर दूंगा, एक इन्वेटर खरीद लूँगा। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा बहुत खुश हो गया था। थोड़े दिनों की कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा इन्वर्टर ले लिया था जिसे 3 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर एक सुबह मुझ पर ऐसी भी आई, सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा कि सड़क पर एक जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क पर ही तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोगों की बहुत भीड़ खड़ी थी, मगर कोई भी आगे बढ़कर नहीं जा रहा था। मुझे अफसोस हुआ, लोग तमाशा देख रहे हैं मगर मदद नहीं कर रहे। मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल लाया, जबकि लोग मुझे मना कर रहे थे कि ये पुलिस केस है। मैंने अपनी भी परवाह नहीं की। लड़की के पास जो भी चीज़ मौजूद थी उसके जरिए उसकी निशानी कर ली और उसके बाप को भी अस्पताल बुलाया गया था। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत गरीब है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था क्योंकि ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी। लड़की का बाप एक आदमी के सामने हाथ जोड़ रहा था, मदद की अपील कर रहा था, मगर कोई भी उसे 6 लाख रुपए देने पर राजी नहीं था। वह आदमी कहने लगा, किसी की पुण्य से मेरी बच्ची की जान बच सकती है। हे भगवान, कोई मेरी मदद करे। पैसों का क्या है, ये तो आने जाने वाली है, मगर ज़िंदगी लौट कर वापस नहीं आती है। मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद से किया हुआ वादा याद आ गया था जो मैंने अपने आप से किया था, जब भी किसी की मदद की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर काम आऊँगा। मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा उस लड़की के इलाज पर लगा दिया। उस लड़की का ऑपरेशन होने लगा था। मैं तब भी उसके गरीब माँ बाप के पास ही खड़ा था। मैंने हर पल उनकी मदद की थी, साथ ही मैं उसकी हिम्मत भी बना रहा और उनको दिलासे देता रहा। शाम के 6 बजे तक उस लड़की का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और कामयाबी भी हो गया था। लड़की को होश आ गया था, इसलिए मैं लड़की के माँ बाप से घर जाने की परमिशन मांगी तो उसने मुझे बहुत दुआएं दी और बोला, तुझे ऐसा इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकल गया था और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था। मेरे लिए यही काफ़ी था। मुझे उन गरीब बेसहारों की दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह तो मौजूद था, इसलिए मैंने टैक्सी बेचने में ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। मैंने सोचा जब तक घर में पड़ी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी तब तक मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा और फिर उम्मीद थी उस बुजुर्ग की दुआएं काम आ जाएगी, भगवान मेरी मदद करेगा। खैर रात गए, जो ही मैं घर के अंदर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर चीज़ तितर बितर हो गई थी, हर तरफ उखड़ा फुखड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे घर से होकर गया हो। जल्दी से घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहन भागती हुई आकर मेरे गले लग गई थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं बोला, मुझे कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है, ये सब किसने किया है। तब मेरी मम्मी कहने लगी, रंजन हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है,
न जाने किसने पुलिस को झूठी खबर दी थी कि हम नशे की बिजनेस करते हैं। वह इसलिए हमारे घर में छापा मारने आए थे। उन्होंने घर की एक एक चीज़ को उखाड़ कर तहस नहस कर दिया है। साथ ही साथ जो तुमने राशन डलवाया था वह भी उठा कर ले गए हैं। ये कहने लगे कि हमने उसको भी चेक करना है, कहीं इसमें नशे की दवाई ना छुपा रखी हो। उनकी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। ये सब कैसे हो सकता था? मैंने देखा हमारे आंगन खोद डाला गया था। मेरा 7 साल का भांजा डरा सहमा बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और बोला कि बेटा मोहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मामू मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया था अब भी वैसे ही कर दोगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है, मेरी मम्मी को अपना जेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहन की बात सुनी तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मैंने तो अपना टैक्सी बेच दिया है। सबके चेहरे उतरे हुए थे, मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि रंजन सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन कोई कहाँ जानता था कि अब तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता था। मेरे दिमाग में दीदी की आशीर्वाद घूमने लगी थी। उसने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं किसी के साथ पुण्य करूँगा तो उसका सिला मुझे क्या मिला था। जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। खैर रात यूं ही बीत गई थी। मैं सबको दिलासे देता रहा। सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो मम्मी कहने लगी, रंजन तुम तो काम पर जाओ, काम पर जाओगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? अब तो तुम्हारे घर में न दाल है न आटा है, ना ही पकाने का कुछ साधन है। मैं बोला, मम्मी मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही है, हम किसी मोहल्ले से कर्जा पकड़ लेते हैं। तो मम्मी मुझे घूर कर देखने लगी। वह कहने लगी कि मोहल्ले वालों ने ही किसी ने हमारी पुलिस में शिकायत की थी और झूठा इल्ज़ाम लगाया था और उन्हीं लोगों के बदौलत आज हमारे घर में ये सब कांड हुआ है। क्या हमने आंगन में छुपा रखी थी नशे की चीज़ें? खैर मम्मी को बहलाने के लिए मैं घर से बाहर तो निकल गया था, मगर कहाँ से कुछ कमा पाता। शाम में जब खाली हाथ वापस आया तो सबके मुंह लटके हुए थे। मेरा भांजा कहने लगा, मामू मेरा भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आते। मैं जल्दी से बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया था और वह सौदा घर में दे दिया। दीदी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, रंजन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मैंने कहा, दीदी मैंने टैक्सी बेच दी है। मेरी बहन मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। वह कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? तुमने टैक्सी क्यों बेच दी? तो मैंने उससे सारी बात बता दी, किस तरह से एक लड़की मौत के मुंह में चली गई थी, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर मैं इंतज़ाम ना करता तो वह जान से हाथ धो बैठती। दीदी चुपचाप मेरी तरफ देखती रह गई थी। वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी। मम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम्हारा पुण्य अब हमारे पेट भरेगी क्या? सारी जिंदगी तो भूखे रहे, अब हाथ में 4 पैसे आने लगे तो तुम्हें पुण्य का बुखार चढ़ गया। मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारे साथ किसने पुण्य की थी? तुम्हारी बहन ने ही अपने जेवर बेचा, तब जाकर घर के हालात ठीक हुए और तुमने वह टैक्सी पुण्य की भेंट चढ़ा दी। मेरी बहन आगे बढ़ी और बोली, मम्मी रंजन ने अच्छा काम किया है, उसे कुछ मत कहिए। मम्मी कहने लगी, अच्छा काम किया भाड़ में जाए, हमें क्या मिलेगा? उसके अच्छे काम से 2 टाइम की रोटी मिलेगी क्या? उस लड़की का बाप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लेता, जहाँ से मर्जी। कम से कम हमारे पेट पर तो रंजन ने लात मारी है। मैं ये बातें सुनकर बहुत गम में हो गया था, रोने लगा था। मेरी बहन मुझे कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के कहने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। हमारे घर में फिर से गरीबी और भुखमरी ने घेर लिया था। मम्मी सारा दिन बैठी मुझे बातें सुनाती रहती, जबकि मोहन बहुत उदास था। वह मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, मामा क्या पुण्य बहुत बुरी चीज़ होती है? मैं जल्दी से बोला, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगा, जिस दिन से आपने पुण्य की है हमारे घर के हालात ख़राब हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि पुण्य का काम करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि बेटा पुण्य तो अच्छी होती है, मगर परीक्षाएं भी भगवान हमसे लेता रहता है। तुम यही समझो कि ये परीक्षाएं भगवान की तरफ से आई है, इसमें हमने पास होकर दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन उदास बैठा तो मैं कहने लगा, जाओ तुम आंगन में जाकर खेलो। बोला कि मामा सारा आंगन टूटा पड़ा है, मैं वहाँ खेलता हूँ तो पाँव मेरे जख्मी हो जाते हैं। मैं बोला, तुम टूटे हुए आंगन के पास ही बैठकर खेलो, छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तुम मिट्टी में खेलो
तुम्हारे दिल लग जाएगा। उसने कहा, ठीक है। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मेरा भांजा मोहन मिट्टी में खेलने लगा, जबकि मैं बिस्तर पर पड़ा सोचने लगा था कि पुण्य भी हर इंसान नहीं कर सकता। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं गाड़ी बेचकर गुजर बसर कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के माँ बाप की शक्ल घूम गई थी। उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे मैं महसूस करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। फिलहाल मोहन थोड़ी देर खेलने के बाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मामा आंगन में कोई चीज़ पड़ी है। मैं बहुत हैरान हुआ और उसके साथ बाहर गया। उसने इशारा किया, आंगन के अंदर कोई चीज़ है। वह कहने लगा, मामा किसी की लाश है क्या? उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गया। कहीं अब मेरे लिए कोई नई परीक्षाएं न खड़ी हो जाए। अगर हमारे घर से कोई लाश निकल आती है तो क्या होना था। मैं मोहन के पीछे पीछे गया और हाथों से मिट्टी खोदने लगा था। वह एक सफ़ेद कपड़ा था। मैं जब काफ़ी सारी मिट्टी खोद ली तो देखा एक छोटा सा कपड़ा था जिसके अंदर कुछ बंधा हुआ था। अब मैं डर भी रहा था मुझे उसे खोलना चाहिए या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और भगवान के नाम लेकर उस पोटली को खोल दिया था। ये देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया ही गई थी कि उस पोटली में सोने के जेवर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं बल्कि सोने के सिक्के भी पड़े हुए थे। मैं जल्दी से चिल्लाया, मम्मी और दीदी जल्दी से इधर आइए। वह भी भागती हुई मेरे पास आ गई थी। जब उनकी नज़र जेवर पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गई थी। हमने सब कुछ खोजबीन किया तो पता चला कि वे जेवर पहले रहते थे। वे लोग ज़मीन के अंदर गाड़ कर चले गए थे, जो बड़ी दिनों से यहाँ पर दफन पड़े थे। न जाने कब तक यूं ही और रहते, शायद सदियों ही बीत जाते, मगर ये हमारे हिस्से दौलत थी। हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे जेवर हमारे बहुत काम आए थे। हमारी ज़िंदगी एकदम बदल कर रह गई थी। हमारे हालात अच्छे हो गए थे। बहन के जेवर बेचे थे, उसे भी मैंने नए बनवा दिए थे। मोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। हमने पौज इलाके में नया घर ले लिया था। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया था। वे लड़का मोहन को भी बाप के रूप में पसंद था। बहन की रजामंदी से मम्मी ने ये रिश्ता तय कर दिया था। बहन ब्याह कर चली गई। अब वह अपने घर में बहुत खुश है। अब मम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि रंजन, हमारे यहाँ जो हालत बदले हैं बस तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर तुम ना पुण्य करते तो हम भी 2 टाइम की रोटी के लिए तरसते होते। तुमने अपने मेहनत से बढ़कर पुण्य का काम किया है। भगवान ने हमें हमारी औकात से बढ़कर सब कुछ दिया है। वह किसी का उधार नहीं रखता। किसी के साथ की हुई पुण्य करो तो वह लौट कर वापस ज़रूर आती है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से यही सीखा कि भगवान अपने भक्तों के साथ भला करने वालों को बहुत कुछ देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।